किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कड़कनाथ मुर्गा जैसा कि हम सभी जानते हैं काफ़ी पसंद किया जाता है इसको। इसके बारे में हम आज जानेंगे आज के इस कार्यक्रम में कि कड़कनाथ मुर्गे की कैसे ब्रीडिंग होती है, कैसे उसका रखरखाव किया जाता है, किस प्रकार से कड़कनाथ मुर्गा तैयार किया जाता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और इसके लिए आज हम आए हैं कृषि विज्ञान केंद्र खंडवा में, जहाँ पे हमारे साथ में आशीष जी हैं जो कि कृषि विज्ञान केंद्र खंडवा से ही हैं। आशीष जी, आपका कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो अब आशीष जी, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो ब्रीडिंग जो तैयार की जा रही है, हमने यहाँ पे देखा है कि अंडे हैं, फिर अंडों के बाद जो चूज़े निकल रहे हैं, तो इसकी जो प्रोसेस है, जो सामान्य जो प्रक्रिया है, ये किस प्रकार की प्रक्रिया है, इसके बारे में आप हमें बताइए। जी, सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। कृषि विज्ञान केंद्र खंडवा से मैं डॉक्टर आशीष आज आपको थोड़ा सा कड़कनाथ के बारे में जानकारी दूंगा। तो देखिए, कड़कनाथ जो है ये एक अपन कहें तो जंगली ब्रीड है, जो झाबुआ के जंगल के आसपास की ब्रीड है, जिसको कि अपन अपने यहाँ पर डेमोस्ट्रेशन यूनिट के माध्यम से हमने यहाँ पर इसका डेमो यूनिट लगाई है केवी के खंडवा में, और हम लोग किसानों को भी यहाँ से हम लोग कड़कनाथ के चूजे देते हैं। इसका क्या रहता है कि जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, जो हमारे जो मुर्गे हैं ये एग लेइंग कर रहे हैं, तो इनसे अपने को जो अंडे जो पीछे आपको दिख रहे होंगे, इनसे हम लोग अंडे कलेक्ट करते हैं। और अंडे कलेक्ट करने के बाद में हमारे यहाँ पे हैचरी यूनिट लगी हुई है। उस हैचरी यूनिट में इसको अंडों को 21 दिन तक रखा जाता है, और उसके बाद जब हैच होने के बाद में हम लोग इसे 15 दिन के लिए ब्रूडिंग हाउस में रखते हैं। एक छोटा एक और कमरा बनाया हुआ है हमने, तो उसमें रखते हैं। और ये जो चूजे हैं, ये 15 दिन में हम इनको 2 वैक्सीन देते हैं, और उसके बाद में ये जो चूजे हैं हमारे किसान भाइयों को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमारे जो किसान भाई है वो यहाँ पे केंद्र पर आकर चूजों को यहाँ से ले सकते हैं, और अपने यहाँ पर भी कड़कनाथ मुर्गी पालन जो है वो शुरू कर सकते हैं। इसमें क्या रहता है कि जो सेक्स रेशो है, मतलब मेल फीमेल, वो लगभग 50-50% का होता है। तो अगर हमारे किसान भाई 20 अगर यहाँ से लेके जाते हैं, मतलब एक यूनिट इसकी 40 चूज़ों की रहती है, अगर आधी यूनिट भी अगर लेके जाते हैं 20 चूज़ों की, तो उसमें संभवतः 10 मुर्गी और 10 मुर्गे लगभग निकलते हैं। और ये किसान भाई के यहाँ पे लगभग 4.5 से 6 महीने के बीच में 1 किलो से ऊपर इसका वजन हो जाता है, और साथ में ही ये एग लेइंग भी शुरुआत कर देते हैं 5 महीने के बाद से, 5.5 महीने के आसपास। इससे फ़ायदा हमारे किसान भाइयों को ये है कि इसका जो है काफ़ी डिमांड है मार्केट में, और लोग बाग इस मुर्गे को खाने के लिए पसंद करते हैं, इनके अंडे पसंद करते हैं। तो हमारे किसान भाइयों को इन्हें बेच करके एक अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती है, और हमारे किसान भाई इसको जो है आधी यूनिट मतलब 20 चूज़ों को अपने घर के ही वेस्ट जो चीज़ें रहती हैं, जैसे दाने हैं, जो चावल के दाने, मक्के के दाने, सब्जी है, जो बचे हुए सब्जी के अंश हैं, उस पर ये पाल सकते हैं, और इसका मतलब पालन करके और अतिरिक्त आय जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। जी आशीष जी, बहुत अच्छी बात बताइए आपने हमारे किसान भाइयों को। आशीष जी, ये जानना चाहेंगे कि जैसे जो कड़कनाथ मुर्गा है और जो एक सामान्य मुर्गा होता है, तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? ये किस प्रकार से कड़कनाथ जो है ये एक सामान्य मुर्गे से अलग हो जाता है? देखिए, सामान्य मुर्गा जो हमारा रहता है वो 2 प्रकार का रहता है। एक तो हमारा जो है जैसे अपन कहते हैं सफ़ेद वाला जो मुर्गा आता है ब्रॉयलर, और एक जो है देसी मुर्गा रहता है। लेकिन कड़कनाथ इन सबसे अलग है। ये असल में जंगली ब्रीड है, जैसे कि अपन ने पालतू बनाया है और अपने यहाँ पर अपन इसको कर रहे हैं, पहली बात तो। दूसरा क्या है कि इसको जब अपन देखते हैं तो इसमें ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल पूरा का पूरा यह मुर्गा अपने सिर के काले बाल की तरह काला रहता है। तो ये इसकी मुख्य पहचान है। और इसमें क्या रहता है
कि मिलेलिन पिगमेंट के कारण से इसकी कलगी से लेके पूरा इसके पैरों के नाखून तक ये कालापन लिए हुए रहता है और इसी कारण से इसमें औषधीय गुण आ जाते हैं। इसमें फैट कम रहता है, प्रोटीन ज़्यादा रहता है और इसके अलावा इसमें अन्य जो पोषक पदार्थ हैं वो भी इसके मांस में ज़्यादा रहते हैं। तो जो खास तौर से जो मुर्गा खाने वाले जो लोग हैं वो इसको बहुत पसंद करते हैं, जिससे और इसको जो है खाना काफ़ी पसंद करते हैं और जो बीमार लोग हैं उनको भी मतलब इसको रिकमेंड किया जाता है। अच्छा आशीष जी, कड़कनाथ मुर्गे का क्या कोई व्यावसायिक उपयोग भी किया जा रहा है? बिल्कुल, हमारे किसान भाई यहाँ से 1 यूनिट या आधी यूनिट लेकर के मतलब 40 चूजे या 20 चूजे लेकर के अपने यहाँ पे पालते हैं, जिसे अपन बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग बोलते हैं। तो वो अपने घर में अपने ही जो मतलब बाहर का दाना ना खिलाते हुए घर के वेस्ट पे ही इसको पाल के और अतिरिक्त आय हमारे किसान भाई इससे कमा रहे हैं। मतलब यूँ कहें कि यदि हमारे किसान भाई कड़कनाथ को पालते हैं तो मतलब उन्हें इनके पोषण के लिए कुछ विशेष खर्च नहीं करना है, बल्कि जो भी अपने घर में जो वेस्ट निकल रहा है, जैसे कि आप जो बता रहे हैं जो अनाज के दाने वगैरह हैं, उनका ये उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके पास केवल आधी यूनिट है, 10 या 20 चूजे आप रखे हुए हैं, तो वो घर के ही जो मतलब वेस्ट मटेरियल है, जैसे सब्जी है, हरी पत्तियाँ हैं, इसके अलावा जो दाने हैं, मक्का के दाने हैं, इस पर वो पल जाते हैं और इसको अपने को अतिरिक्त रूप से कुछ भी ऐसा देना नहीं पड़ता है। दोस्तों, कार्यक्रम कृषि दर्शन जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। दोस्तों, ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम आए हैं कृषि विज्ञान केंद्र खंडवा में, जहां पर किस प्रकार से कड़कनाथ प्रजाति का पालन किया जा रहा है, इसके बारे में हम आशीष जी से जानकारी ले रहे हैं। तो आइए बातचीत करते हैं आशीष जी से। तो आशीष जी, जैसा कि हम बात करें हमारे कृषक भाइयों की, किसानों की, जो यहाँ पे आते हैं कृषि विज्ञान केंद्र में आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए जी, तो कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा उनको किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है? जी देखिए, हमारे यहाँ पर जो किसान भाई संपर्क करते हैं जी, तो वो लोग जब आते हैं तो उनको व्यक्तिगत तौर से भी उनको मतलब काउंसलिंग की जाती है, उनको बताया जाता है उसके बारे में, कड़कनाथ के बारे में। और इसके अलावा कुछ एनजीओ के माध्यम से या जो कुछ गांव के जो किसान हैं, अगर वो चाहते हैं कि ग्रुप के रूप में वो आकर यहाँ पर ट्रेनिंग लेना चाहते जी, हैं जी। तो उसकी भी हमारे यहाँ व्यवस्था है और समय समय पर हम इस तरीके के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। अच्छा, ये कितनी अवधि के प्रशिक्षण होते हैं आशीष जी? देखिए, ये 1 दिन से लेके लगभग 3 दिन तक की अवधि का प्रशिक्षण हम लोग यहाँ पर देते हैं। जो शॉर्ट प्रशिक्षण जो है वो अपना 1 दिन का होता जी, है जी। और इसके अलावा 3 से 5 दिन का जो लंबा जो प्रशिक्षण है, जिसमें प्रैक्टिकल भी सम्मिलित होता है, जी। वो अपने यहाँ पर होता है। अच्छा, प्रशिक्षण लेने के बाद फिर जो हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो कृषक भाई हैं, वो फिर सीधे जाके फिर वो अपना रोजगार स्थापित हाँ, कर वो सकते अपना हैं। रोजगार स्थापित कर सकते जी। हैं। वो लोग यहाँ से फिर कड़कनाथ के चूजे लेके जाते हैं और उसके बाद में फिर उन चूजों को वो पालते हैं। जी। अच्छा, कृषि विज्ञान केंद्र किस प्रकार से इनका फॉलोअप करता है? क्या उनके साथ में जुड़ा रहता है? हाँ, आपने अच्छा प्रश्न पूछा ये। जैसे हमने अभी कुछ जो गांव हैं, जैसे जसवाड़ी है, बेड़ियाँ है, आसपास जो गांव हैं, जी। तो खिड़गांव है, वहाँ पे हमने किसानों को चूजे वितरित किए थे। जी, जी। तो उसमें बाद में फिर हम लोग उनका फॉलोअप करते हैं। वहाँ पर जाकर हम लोग देखते हैं कि उनको मतलब प्रैक्टिकल वे में उनके फील्ड पर उनको क्या समस्या आ रही है और उसका हम लोग वहाँ पे ऑन द स्पॉट निराकरण करते हैं। निराकरण भी ऑन द स्पॉट होता है आशीष जी, और कई बार उत्साहवर्धन की भी बहुत आवश्यकता बहुत, होती है। बिल्कुल। उसके लिए तो कृषि विज्ञान केंद्र क्या कार्य करता हम लोग उन किसानों से निरंतर संपर्क में रहते हैं और फिर उसके बाद में जो किसान कुछ और जानकारी चाहते हैं तो हम लोग उनको समय समय पे प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इसके लिए कुछ, जैसा कि आपने जानकारी की बात करी, ट्रेनिंग तो आप देते हैं, लेकिन जानकारियों के लिए क्या कोई आउटडोर कैंप्स वगैरह भी आपके द्वारा लगाए जाते हैं? नहीं, ऐसा तो मतलब आउटडोर कैंप्स तो नहीं लगाए जाते, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे हम लोग उनसे संपर्क में रहते हैं और व्यक्तिगत तौर पे हम लोग उनसे मिलते रहते हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण उनके फार्म पे जाकर भी हम लोग करते हैं। जी, तो आशीष जी, जो ऐसे किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, जिन्होंने कड़कनाथ के पालन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है, तो क्या आप ऐसे फार्मर्स की कोई सक्सेस स्टोरी छापते हैं या
दूसरे किसान भाइयों को दिखाते हैं ताकि वे भी एक प्रेरणा का स्रोत बने और उनसे कुछ सीखें और कुछ अच्छा नया करने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, हम लोग जो हमारे जो किसान भाई हैं उनका हम फॉलोअप करते रहते हैं और जो किसान अच्छा करते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी हम लोग प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम लोग अखबार में भी बताते हैं। इसके अलावा उनकी सक्सेस स्टोरी जो है उसको हम लोग हमारे जो मतलब विभाग में हमारे यूनिवर्सिटी में भी हम लोग भेजते हैं। जी जी। और इसके अलावा उनकी छोटी छोटी जो वीडियो क्लिपिंग भी बना के हम लोग समय समय पर उन किसानों की जो वो वीडियोस हैं उनको हम अन्य किसानों को दिखाकर हमारे जो किसान जो कर रहे हैं उनका उत्साहवर्धन करते हैं और दूसरे जो किसान हैं उनको प्रेरणा देते हैं कि आप भी इनकी तरह करके इस व्यवसाय को अच्छे से आप अपना सकते हो, जुड़िए, उसको जुड़ सकते हैं, अपनाइए। जी। आशीष जी, वहीं एक हमारा जो महिला वर्ग है, जो हमारी महिलाएं कृषक हैं, जो किसान बहनें हैं, वो भी कृषि से बहुत बड़े स्तर पे जुड़ी हुई हैं। जी। तो कृषि विज्ञान केंद्र महिलाओं के लिए कोई ट्रेनिंग वगैरह की व्यवस्था या कुछ विशेष व्यवस्था उनकी करता हो? हाँ, कड़कनाथ से संबंधित जो है जो महिलाएं भी यहाँ पर आकर ट्रेनिंग लेती हैं। जी, जी। खास तौर से मैंने देखा है कि जो हमारे आदिवासी जो उधर से जो क्षेत्रों से जो महिलाएं आती हैं वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती हैं और वो लोग क्या करती हैं कि अपने यहाँ पर बैकयार्ड पोल्ट्री के रूप में इसको जो है कड़कनाथ का पालन करती हैं और बहुत अच्छे से करती हैं वो, और इससे वो अतिरिक्त आय कमाती हैं। बहुत अच्छी बात बताइए। और महिलाओं के लिए भी पूरी की पूरी ट्रेनिंग की व्यवस्था है यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में। आशीष जी, पे चलते चलते हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज का जो युवा है जी, युवाओं का किस प्रकार से भविष्य देखते हैं कड़कनाथ पालन में? देखिए, कड़कनाथ पालन को अगर अच्छे तरीके से साइंटिफिक तरीके से किया जाए तो आज की डेट में हमारे जो युवा हैं वो इसको एक पूर्णकालिक रोजगार के रूप में इसको अपना सकते हैं। साथ में वो अगर जो है ब्रॉयलर भी पाल सकते हैं, इसके अलावा देसी को भी पाल सकते हैं। लेकिन अगर कड़कनाथ उसमें रखते हैं तो उसमें ये स्थिति हो जाती है उनके पोल्ट्री की कि वो कड़कनाथ के पोल्ट्री फार्म के रूप में वो जानी जाती है। और कड़कनाथ के जो शौकीन लोग होते हैं, जो कड़कनाथ को जानते हैं, वो लोग आके उनसे डायरेक्ट उनके पोल्ट्री फार्म से ही खरीदते हैं और इससे क्या है कि हमारे किसान भाई को अच्छा रेट मिलता है और हमारे किसान भाई इसे पूर्णकालिक व्यवसाय के रूप में इसे अपना सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात कही आशीष जी ने कि बिल्कुल हमारे युवा जो हैं वो कड़कनाथ को बिल्कुल एक रोज़गार के रूप में अपना सकते हैं और इससे बहुत अच्छा लाभ भी ले सकते हैं। आशीष जी, आप प्रोग्राम में आए और आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारियाँ दी कड़कनाथ के बारे में, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद दोस्तों, कार्यक्रम कृषि दर्शन जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। आज हम आए हैं खंडवा के BM कृषि महाविद्यालय में और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ में BM कृषि महाविद्यालय के बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए आज हम इनसे बातचीत करते हैं और इनके बारे में जानते हैं ये कौन कौन सा प्रशिक्षण यहाँ पर ले रहे हैं और उनको यहाँ पर कैसा लगता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को आप अपना नाम बताइए, अपना परिचय दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रूपाली तिवारी है। मैं BM एग्रीकल्चर कॉलेज खंडवा की फर्स्ट ईयर BSc एग्रीकल्चर की छात्रा हूँ। कैसा लग रहा है आपको? सर, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। खेती के बारे में पता चल रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल रहा है, नर्सरी फार्म सब देखने को मिल रहा है। अब आपने बताया कि नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल रहा है। क्या लगता है, आप लोग युवा हैं, आप देश का भविष्य हैं, नए कृषक हैं, हमारे युवा कृषक हैं, टेक्नोलॉजी का हमारा युवा किस प्रकार से यूज़ कर रहा है? सर, टेक्नोलॉजी जो कि आज के जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे किसान ट्रेडिशनल बेस में रहते हैं, तो टेक्नोलॉजी आजकल के इसमें बहुत ज़रूरी है।
तो आजकल टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए किसानों को, ताकि कम समय में ज़्यादा बेनिफिट पा सके। बहुत अच्छी बात बताई रूपाली जी ने कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यदि करेंगे तो उनको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आइए बातचीत करते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? सर माधुरी करोले। माधुरी जी, आप क्या कर रही हैं? मैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, जैसा कि रूपाली जी ने बताया कि टेक्नोलॉजी का उपयोग तो यदि हमारे किसान भाई करेंगे तो उनको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। आप क्या सोच रखती हैं इसके बारे में? इसके बारे में मैं ये सोच रखती हूँ कि टेक्नोलॉजी के बारे में अगर किसानों को पता चलता है तो वो हर नई चीज़ का टेक्नोलॉजी के हिसाब से यूज़ करके उसे और बेहतर बना सकता है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। अच्छा, एक पढ़ाई जैसे आप कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की आप लोग पढ़ाई करते हैं, एक बड़ा कठिन सा माहौल रहता है क्योंकि कमरों में बैठ के पढ़ाई नहीं करनी है, हमें बाहर भी निकलना है, फील्ड पे भी जाना है। जैसे देख रहे हैं कि धूप भी है, गर्मी भी है, मौसम भी अलग अलग रहते हैं, तो किस प्रकार से इनका सामना करते हैं आप? सर जो खेती होती है उसमें फसलें लगी होती है, वो भी धूप की और इनकी मतलब अनुकूलित परिस्थितियाँ वो करती है। उसी तरह हम भी है, और हमें अगर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिया है उसके बारे में पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिकल करके ही उनके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सकती है, क्योंकि रूम में बैठ के पढ़ाई करने से उनके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, जैसा जब आप खेतों में विजिट करने के लिए जाते हैं, जब आपको फील्ड पर भ्रमण कराया जाता है तो आपको कैसा लगता है, और वहाँ पे ऐसी कौन कौन सी नई चीज़ें हैं जो आपको क्लासरूम से हटकर सीखने को मिलती हैं? सर देखने को मिलता है और करने को भी मिलता है प्रैक्टिकल, और बहुत अच्छा लगता है, जानने को मिलता है। आपका क्या नाम है? मैं उम्मे अहमद सिद्दीकी। अच्छा, क्या करते हैं आप, क्या पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में बताइए। यहाँ पे हम नई चीज़ें देख रहे हैं और जो हमने किया नहीं था एग्रीकल्चर के, क्योंकि हम लोग बायो स्टूडेंट थे, और यहाँ पे नई चीज़ें देख रहे हैं तो अच्छा है, प्रैक्टिकली हर चीज़। जी, नई चीज़ें देख रहे हैं तो नई चीज़ों में तो बहुत सारी अभी टेक्नोलॉजी है। जैसे ये कड़कनाथ मुर्गियाँ हो गई, हाँ, और ग्रीन हाउस हो गया, इसे भी पहली बार देखा, और यही सब चीज़ें। तो ये सब। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजना नागराज है। क्या कर रही हैं आप? बीएससी एग्रीकल्चर बीएम कृषि महाविद्यालय से। क्या कहना चाहेंगी हमारे देखने वाले दर्शकों को? यही कहना चाहती हूँ कि मतलब मैं तो बायोलॉजी की स्टूडेंट थी और मेरा ड्रीम था कि मैं मेडिकल कॉलेज जाऊँ, डॉक्टर बनूँ, लेकिन अब पीएटी निकाला, आज यहाँ आई हूँ, लेकिन मुझे अब अफसोस नहीं होता कि मैं उधर नहीं गई। इधर भी बहुत अच्छा लगता है, इतना कुछ देखने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है जो आज तक नहीं देखा था। उनसे भी हम बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है और आप क्या कर रही हैं, बताइए। मेरा नाम जूही राय है और मैं बीएम कॉलेज एग्रीकल्चर खंडवा की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, कितना समय हो गया है आपको यहाँ स्टडी करते हुए? सर एज आप जानते ही होंगे, हमें बस यहाँ पे कुछ दिन हुए हैं, और जैसे कि मैं पीसीबी की स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए सब्जेक्ट पूरी तरीके से नया था, पर ये 15 दिन लगे ही नहीं है, क्योंकि इन 15 दिन में हमने कई चीज़ें जानी हैं और कई चीज़ें सीखी हैं। एग्रीकल्चर के बारे में हमने इतना कुछ सीख लिया है कि अब ये सब्जेक्ट बस हमारा ही लगता है। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अस्मिता दवे है, मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ बीएससी कॉलेज। अच्छा अस्मिता जी, क्या बताना चाहेंगी आप हमारे दर्शकों को? जैसे कि मैं साइंस स्टूडेंट थी, मैंने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया था, बट अब मैं एग्रीकल्चर कॉलेज में आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी है कि जैसे कौन कौन से अपन फील्ड पे क्या क्या कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पर हमारा फार्म हाउस है कड़कनाथ का, वो भी मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमने कड़कनाथ के बारे में इतना नहीं देखा था और नहीं पता चला था, पर जब हमने कड़कनाथ को देखा तो हमें उसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई। बहुत अच्छी बात है। फिर आपका और भविष्य में अब क्या सोच है, क्या सोचा है आपने, क्या करेंगे? मैं एज अ बायोलॉजिकल स्टूडेंट हूँ तो, और एग्रीकल्चर में भी आई हूँ, तो मैं एनिमल प्लस इंटीग्रेटेड फार्मिंग के हिसाब से सोच रही हूँ आगे करने का। जी चंदन जी, आप हमारे जो देखने वाले दर्शक हैं इनको आप बताइए कि किस प्रकार से आप स्टडी कर रहे हैं, और ख़ास तौर से जब आप फील्ड विजिट करते हैं तो वहाँ पे आपको किस तरह का अनुभव मिलता है और क्या क्या चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं? सर मैं एक किसान फैमिली से हूँ, तो मेरे फील्ड मेरे लिए कुछ नया नहीं है। मैं डेली खेत में जाता हूँ, पापा के साथ बहुत काम किया है मैंने, और इसमें फील्ड में आता तो मेरे को मेरा घर जैसा माहौल ही लगता है, बिल्कुल सेम। और यहाँ का सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से पापा के साथ खेती कर रहा हूँ, तो जिस हिसाब से हमारे यहाँ खेती होती है उस हिसाब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्निकल खेती होती है, जिससे हमको प्रोडक्शन वगैरह बहुत अच्छा मिलता है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कोचले है। प्रदीप जी, आप हमें ये बताइए कि अब आपने क्या सोच रखा है, आप यहाँ से कृषि की पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद फिर आपकी क्या सोच है? देखो, हमने मतलब पीएटी में तो बहुत पढ़ा था कि इसमें ये डिजीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे फील्ड पे आने पे पता चलता है कि हम जैसे वो बीमारी से रूबरू होते हैं, तो हमें पता चलता है कि हाँ ये बीमारी है। तो मतलब फील्ड पे आते ही सब पता चलता है, मतलब वास्तविक जीवन, मतलब कृषि के बारे में नॉलेज मतलब होता है। आइए और बात करते हैं, हमारे बीच में और भी विद्यार्थी हैं। आपका क्या नाम है?
जी सर, मेरा नाम रोहित धाकड़ है। रोहित धाकड़ जी, कितना समय हो गया आपको यहाँ स्टडी करते हुए? सर लगभग अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी फर्स्ट ईयर ही है, तो स्टार्टिंग ही चल रही है हम लोगों की। अच्छा। उसमें भी हमने बहुत कुछ सीखा है, फील्ड पर भी गए हैं। किस तरीके का माहौल है? अच्छा माहौल है सर, हमें क्लास में भी पढ़ाया जाता है, जो प्रैक्टिकली है वो भी दिखाया जाता है, फील्ड पर ले जाकर कौन सी खेती की जा रही है यहाँ पर, कौन सी बीमारी हो रही हैं वो बताया जाता है। बहुत बढ़िया बात। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आदित्य सोलंकी है सर। हाँ हाँ, आदित्य जी, कितना समय हो गया आपको यहाँ पढ़ाई करते हुए? सर लगभग हमको सर कुछ ही दिन हुए सर। मैं मैथ्स का स्टूडेंट था, तो सर मैं IIT में जाना चाहता था सर। हाँ हाँ। तो फिर BM कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर खंडवा में आकर सर मेरे को पछतावा नहीं हो रहा है जी। बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो हमको ये बताइए कि मतलब एग्रीकल्चर का ही चुनाव आपने क्यों किया? सर क्योंकि सर सब 90% लोग सर गांव में तो एग्रीकल्चर फील्ड से बिलोंग करते, तो सर एग्रीकल्चर फील्ड में कुछ अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई। और हमारा युवा पढ़ेगा और एग्रीकल्चर को बहुत आगे लेके जाएगा, बिल्कुल हमारी आपसे यही उम्मीद है। मेरा नाम विक्रांत हटिला है। विक्रांत जी, क्या सोच लेकर आप यहाँ आए हैं और क्या सीख के यहाँ से जाने वाले हैं? तो मैं तो पहले मतलब मैंने PAT की एग्ज़ाम दी थी, तो PAT में मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा कुछ अच्छा हो पाएगा। फिर भी मेरा हो गया था सिलेक्शन। फिर उसके बाद मेरी यही सोच है कि हमारा देश आगे अच्छा प्रगति करे और हम नई पीढ़ी है तो हम आगे इसको लेके चले साथ में। बहुत 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 अच्छी बात बताई। दोस्तों, कार्यक्रम में वक्त है खेती की खबरों का। आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती के में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नज़र कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचारों पर। खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि जरूरी, 125 लाख हेक्टेयर में रबी बुआई पूरी, पशुपालन से बढ़ेगी किसानों की आय, धान मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि बढ़ी और CM ने भेंट किया प्रशंसा पत्र। और चलिए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बिना खेती के वैभवशाली व गौरवशाली भारत नहीं बन सकता है। कृषि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है। कृषि के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता है। खाद्य सुरक्षा के लिए व जीवित रहने के लिए कृषि आवश्यक है। किसान सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। कृषि केंद्र बिंदु है और कृषि को आगे बढ़ाने के लिए आप उसमें निवेश की संभावनाएं ढूंढ लें। श्री चौहान राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने कहा कि 6 सूत्रीय रणनीति बनाकर किसान खेती को लाभकारी बना सकते हैं। प्रदेश में रबी फसलों की बुआई अंतिम चरण में चल रही है। अभी तक 125 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बुआई पूरी हो चुकी है, जो समान अवधि में गत वर्ष की बुआई 124 लाख हेक्टेयर से अधिक है। चालू रबी सीजन में 140 लाख हेक्टेयर में रबी बुआई का लक्ष्य रखा गया है। कृषि संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक 82 लाख हेक्टेयर में गेहूं बोया गया है। गत वर्ष समान अवधि में 76 लाख हेक्टेयर में गेहूं बोया गया था। इस वर्ष 92 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुआई प्रस्तावित है। जौ की बुआई 41,000 हेक्टेयर में की गई है, जबकि गत वर्ष समान अवधि के 52,000 हेक्टेयर में जौ बोया गया था। चना की बुआई पिछले वर्ष की अपेक्षा कम हुई है। समान अवधि में चना की बुआई 22 लाख हेक्टेयर के विरुद्ध इस वर्ष 19 लाख हेक्टेयर में हुई है। पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री लखन पटेल ने कहा है कि किसानों की आय दोगुना करने में पशुपालन का विशेष योगदान है। मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना समेत अन्य विभागीय योजनाओं में पशुपालन गतिविधियों में किसानों को लगभग 50% अनुदान विभाग द्वारा दिया जाता है। विभागीय अधिकारी किसानों को पशुपालन के लिए प्रेरित करें और उनको शासन की योजनाओं का पूरा लाभ दें। मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के दौरान पशुपालन शिविर लगाया जाए और पशुपालन योजनाओं के अधिक से अधिक प्रकरण स्वीकृत किए जाएं। श्री पटेल ने पशुपालन संचालनालय के सभागार में विभाग की प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में चालू खरीफ विपणन वर्ष में प्रदेश में उपार्जित धान की मिलिंग के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन और अपग्रेडेशन राशि की स्वीकृति दी गई। निर्णय अनुसार मिलिंग राशि 10 रुपये प्रति क्विंटल और प्रोत्साहन राशि 50 रुपये प्रति क्विंटल प्रदाय की जाएगी। साथ ही 20% परिदान FCI को करने पर 40 रुपये और 40% परिदान FCI को करने पर 120 रुपये प्रति क्विंटल अपग्रेडेशन राशि प्रदान की जाएगी। इससे किसानों से उपार्जित धान की मिलिंग में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वृहद युवा संवाद कार्यक्रम के तहत इफ्को नमो ड्रोन दीदी सुश्री निधा अख्तर के द्वारा नैनो उर्वरकों का छिड़काव करने के लिए प्रशंसा पत्र भेंट किया।
ड्रोन दीदी निधा अख्तर के द्वारा 325 किसानों की 2250 एकड़ भूमि में नैनो उर्वरक का उपयोग कर किसानों की लागत कम की, साथ ही भूमि, जल तथा वायु को रासायनिक उर्वरकों के प्रदूषण से भी बचाया। रबी फसलों की वर्तमान स्थिति प्रदेश भर में अच्छी है। लगातार गिरता हुआ तापक्रम एवं बढ़ती हुई ठंड फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसी संभावना है कि आगामी दिनों में पाले की संभावना है। रात का तापक्रम 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो सकता है। इस विषम परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पाले एवं ठंड से फसलों को बचाने के लिए किसान भाइयों को सावधानी पूर्वक उपाय की सलाह दी गई है। पाले की संभावनाओं को देखते हुए खेत में हल्की सिंचाई स्प्रिंकलर से करें। बहुत अधिक या कम पानी न दें। थायो यूरिया की 500 ग्राम मात्रा का 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। 8 से 10 किलोग्राम सल्फर डस्ट प्रति एकड़ भुरकाव अथवा वेटेबल या घुलनशील सल्फर 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना भी पाले के विरुद्ध कारगर उपाय पाया गया है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती के में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज क्या आप प्रस्तुत करने वाले हैं? सर मतलब एग्रीकल्चर इज़ ऑल अबाउट मिट्टी। सो हम लोग तेरी मिट्टी को डेडिकेट करेंगे एग्रीकल्चर के टुवर्ड्स, तो इसलिए हम तेरी मिट्टी गाना गाएंगे आज। बहुत बढ़िया। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। तो देखा किसान भाइयों आपने किस प्रकार से हमारे विद्यार्थी जो हैं कृषि के साथ साथ धरती माता हमारी भूमि से भी जुड़ाव रखते हैं, मिले हुए हैं और कितना स्नेह करते हैं, कितना प्यार करते हैं उससे। दोस्तों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।